हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात कर रहे हैं सॉल्व विद मी सीरीज के मोल कॉन्सेप्ट एंड रिडॉक्स रिएक्शन के चैप्टर की। आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। होपफुली तुम लोग तैयार हो गए और तुम लोगों ने ये शीट पहले से डाउनलोड की होगी और उसके बाद फिर इसे अटेम्प्ट करने के लिए 2 दिन का टाइम भी है तुम्हारे पास। आराम से डाउनलोड करके फिर इसे देख लेना। जहाँ जहाँ पे दिक्कत है पूरे सोल्यूशन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। शायद मैं पहला ही ऐसा आदमी हूँ यूट्यूब पे जो कह रहा हूँ कि पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है ना। तो मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, सिंपल बात है, इसलिए टाइम को वेस्ट नहीं करना है। पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं, जहाँ जहाँ पे क्वेश्चंस गलत हुए हैं उन्हें बस देख लेना, ठीक है। हम लोग 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और गुड पेस पे करेंगे, ये मानते हुए कि तुम सबने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो मेरी पेस पे चलेंगे और मैं तुम्हें जहाँ पे भी दिक्कत हो मेरे को तुम लोग टेलीग्राम पे या रेड पे बता भी सकते हो कि सर इस सवाल में दिक्कत आई है, वो मैंने फिर मैं उसे भी डिस्कस कर लूँगा कभी ना कभी। जब मैं देखूँगा मैसेज तो फिर डिस्कस कर ही लूँगा कभी ना कभी। का मतलब है अगले वीडियो का कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि वो तो उससे पहले रिकॉर्ड हो जाएगा और तुम लोगों ने कही है कि रिकॉर्डेड सेशन ही चाहिए। तो इसलिए कमेंट जरूर कर देना कि सर ये वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम लग रही है, इसे डिस्कस करना चाहिए, तो वो मैं कभी बीच में डिस्कस कर दूंगा। और तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज और आने वाले हैं इस सीरीज में, यानी कि आज हम लोग 25 नवंबर से लेके जो हम लोग 16 दिसंबर कर रहा हूँ, 16 जनवरी या 20 जनवरी तक हम लोग कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए जरूर करते रहेंगे, जिससे तुम्हारा 100% लाने में बहुत ज़्यादा मदद होने वाली है। तो हम लोग स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पे बात करना शुरू करते हैं और क्वेश्चन में चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है 4 1 liter flask are separately filled with gases hydrogen, helium, oxygen and ozone at the same temperature, same room temperature and pressure. The ratio of total number of atoms of these gases present at different flask would be। अब देखो टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स कर दिया है ना, टेम्परेचर एंड प्रेशर इज फिक्स्ड। अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर फिक्स हो गया है तो हम जानते हैं पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, एनआरटी होता है। अब ये मत कहना कि सर इसमें तो गैस स्टेट लग रही है, तो सबको ही पता है। टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स हो गया है तो जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, वो जो वॉल्यूम फिक्स, और वॉल्यूम पहले से ही कैसा है, 1 लीटर फ्लास्क का, तो वॉल्यूम तो फिक्स है पहले से ही, तो सब कुछ फिक्स हो गया है। तो हमसे कह रहा है नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स किसके हो जाएंगे? जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो डायरेक्टली एटॉमिसिटी पे डिपेंडेंट होंगे। बोलो, सब कुछ फिक्स है। अगर पीवीटी फिक्स हो गया तो एन भी फिक्स हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स भी फिक्स हो गए। तो हमसे कह रहा है क्या कि अब हमें एटॉमिसिटी देखनी है। तो हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है? हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी 2 एटम्स में, हीलियम की 1 एटम में, ऑक्सीजन की 2 एटम्स की है और ओजोन की 3 एटम्स में। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 2:1:2:3। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? सी पार्ट आ जाएगा आंसर। आसानी से लिख पा रहे हो और ध्यान से सुनना मेरी बात कि हम लोगों ने पीवी क्वेश्चनिटी से ये जज किया पहले कि वॉल्यूम 1 लीटर दिया हुआ है, सेम टेम्परेचर और प्रेशर है, तो नंबर ऑफ मोल्स भी फिक्स होगा। अगर नंबर ऑफ मोल्स फिक्स हैं तो केवल एटॉमिसिटी देख के आंसर लिखा जा सकता है, ज्यादा कलाकारी करने की जरूरत इसमें नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? वेसल कंटेन्स 8 ग्राम ऑफ TiO2, 2.4 grams ऑफ कार्बन एंड 28.4 grams ऑफ Cl2। द मैक्सिमम मास ऑफ TiCl4 कैन बी प्रोड्यूस्ड इज, और तुम्हें दिया हुआ है, रिएक्शन भी दी हुई है और कह रहा है रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन, और एटॉमिक मास ऑफ Ti भी दिया हुआ है। तो सब कुछ हमें गिवन है, तो हम लोग रिएक्शन को दोबारा लिख लेते हैं। क्या कर रहा है? 3TiO2। ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा? ऐसे क्वेश्चन में हमें सिंपल लिमिटिंग रेजेंट फाइंड आउट करना और काम खत्म हो जाएगा अपना। तो TiCl4 प्लस CO2 प्लस ट्वाइस CO। ठीक है, इसके हमारे पास कितने ग्राम्स हैं? इसके हमारे पास 8 ग्राम्स हैं। इसके हमारे पास कितना है? 2.4 ग्राम्स है। और इसके हमारे पास 28.4 ग्राम्स है, ये ग्राम्स है। ठीक है, मोलर मास निकालो। TiO2 का मोलर मास कितना हो गया? टाइटेनियम का है 48 और 32 हो गया ऑक्सीजन का, तो ये हो गया कितना? 80। कार्बन का 12 हो गया और इसका हो गया 71। ठीक, तो ये हो गया 1/10 मोल्स हो गए। ठीक, ये बचे कितने? ये बचे 0.2 मोल्स, यानी 1/20 लिख दें इसे, अगर हम सही से 1/5 लिख दें। और ये कितने बचेंगे? यहाँ से अगर हम इन्हें हटा दें डेसिमल, तो ये 4 बार जा रहा है, तो ये 0.4 है। तो इसे 0.4/1 लिख दें या कि 4/10 लिख दें, यानी कि 1/2.5 हो गया। ठीक है,
अब हमें लिमिटिंग रीजन निकालना। लिमिटिंग रीजन निकालने के लिए हमने सबके मोल्स निकाल लिए, इन तीनों के। जरा ध्यान से देखना मेरी बात, सबके मोल्स निकाला है। अब मोल्स निकाला है तो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो तो लिमिटिंग रीजन निकल आएगा। इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइड करने पे कितना है 1/30, इसका डिवाइड करने पे आया 1/20 और इसका डिवाइड करने पे 1/15 आ गया। तो जो सबसे छोटा नंबर है वो क्या है, वो लिमिटिंग रीजन है। तो दिस इज LR। ये क्या है, ये लिमिटिंग रीजन हो गया। अब ये डिसाइड करेगा कि रिएक्शन कितनी हो रही है। ठीक, अब कह रहा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ TaCl4, तो इसके 3 मोल से कितने बन रहे हैं, 3 मोल बन रहे हैं। इसके 3 मोल से 3 मोल बन रहे हैं ना, तो लिख दें 3 मोल्स ऑफ TiO2 will produce 3 moles of TiCl4। सिंपल बात है, 3 मोल से 3 मोल बन रहा है, तो 1/10 मोल से, तो 1/10 मोल से कितने बनेंगे 1/10 मोल्स ऑफ TiCl4। TiCl4 का मोलर मास निकाल लेना जरा, 1/10 आ गया। मोलर मास हो गया 48 प्लस क्लोरीन का हो गया 71 टू 142, तो ये आ गया 1/10 इंटू 190, तो ये 19 ग्राम आंसर आ गया यार। अब आंसर कोई 19 ग्राम दिया हुआ है क्या, 19 ग्राम दिया हुआ है, तो आंसर इसका भी क्या आ गया, इसका भी आंसर C आ गया। ठीक है, आराम समझ में आ रहा है। लिमिटिंग रीजन कैसे निकाला, लिमिटिंग रीजन निकालने के लिए हमने क्या किया, सबके मोल्स निकाले और फिर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, और जो सबसे छोटा नंबर आ रहा था उसे हमने LR कहा। LR का मतलब है लिमिटिंग रीजेंट। बात समझ में आ जानी चाहिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल कर रहा है, अगला सवाल कर रहा है, ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ आर्सेनाइड टू आर्सेनेट आयन इन अल्कलाइन मीडियम द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस्ड पर मोल ऑफ आर्सेनेट आयंस आर। तो AsO3 3- ले लें या फिर AsO2 माइनस ले लें। इससे हमें क्या बनाना है, हमें AsO3 माइनस बनाना है या फिर AsO4 3- बनाना। ठीक, सही है। अब जरा देखना जरा ध्यान से कि रिएक्शन को अगर हमें बैलेंस करना पड़े तो हम क्या कहेंगे कि AsO3 3- से किस में जा रहा है, प्लस OH माइनस, किस में जा रहा है, AsO4 3- में जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे किसमें +3 में और यहाँ पे किसमें +5 में। ऑक्सीडेशन नंबर चेंज समझ में आ रहा है कि +3 और +5 है, तो इसके लिए जो चेंज है इनफैक्टर वो कितना है 2 है, तो बेसिकली हमें 2 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा OH माइनस में। बाकी रिएक्शन को बैलेंस करने की पूरी जरूरत नहीं है, केवल हमने इनफैक्टर का चेंज निकाल लिया कि कितना चेंज होगा उतना ही। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना अपना, जब हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर से कैलकुलेशन करते समय क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 2 OH माइनस हमें चाहिए होंगे और आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। पूरी बैलेंस करना चाहोगे पूरी बैलेंस भी हो जाएगी, पूरी बैलेंस करना चाहो चलो मैं पूरी करके दिखाता हूँ। देखो AsO3 3- को OH माइनस के साथ ट्रीट कराया और AsO4 3- बन गए। अब यहाँ पे क्या है, AS बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना जोड़ना हमें, एक H+ जोड़ना। अब एक H+ जोड़ना है तो एक H+ के लिए क्या करना पड़ेगा, बेसिक मीडियम है तो दोनों तरफ उतना ही OH- जोड़ दो, तो ये बन गया AsO3 3- twice OH- gives AsO4 3- प्लस वाटर। ठीक है, सही है, और प्लस इलेक्ट्रॉन्स भी आएंगे। इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे ऊपर, अब देख लो जरा कितने हो गए, सब कुछ बैलेंस हो गया यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन देख लो, यहाँ पे -3 और यहाँ पे कितना, यहाँ पे -5 है यहाँ पे, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड कर दो बस, हाफ सेल रिएक्शन से हो जाएगा। ठीक, पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई तो 2 आंसर आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले क्वेश्चन पे पहुंच गए, कह रहा है द वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस A is 4 times that of B, the molar mass of B is m, then the molar mass of A is। अब हमें पता है कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेपर डेंसिटी क्या होता है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मोलर मास बाई 2। मोलर मास बाई 2 होता है वेपर डेंसिटी। अब क्या कह रहा है, वेपर डेंसिटी ऑफ ए, तो वेपर डेंसिटी ऑफ ए इज, इसका मोलर मास ऑफ ए बाई 2 हो जाएगा।
और वेपर डेंसिटी ऑफ बी किसके बराबर हो जाएगा, मोलर मास इसका m दिया है अपॉन 2 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस ए यानी कि वीडी ऑफ ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स वीडी ऑफ बी। ठीक है, तो वीडी ऑफ ए किसके बराबर हो गया, वीडी ऑफ ए जो हो गया वो हो गया 4 टाइम्स, ये हो गया एम, ये हो गया एम ए बाई 2 लिख दें इसे, और ये हो गया एम बाई 2। तो एम बाई 2 से एम बाई 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, एम ए की वैल्यू आ गई कितने के बराबर, 4m के बराबर आ गई। तो आंसर क्या आ गया, 4m आ गया। बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आसानी से आ पा रहा है। ठीक है, चलो अगला देखो क्या कह रहा है। अगला कह रहा है द मास ऑफ ऑक्सीजन दैट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एनफ CO which completely reduce the 1.6 kg of Fe2O3। ठीक है, ठीक, तो हमें क्या कर रहा है कि Fe2O3 को रिड्यूस करना है 3CO से, ट्वाइस Fe और 3CO2 बन जाए। ठीक, अब हमारे पास इसके कितने मोल्स हैं, Fe2O3 को हमें कंप्लीटली रिड्यूस करना है, कंप्लीटली रिड्यूस करना है तो इसके मोल्स कितने हैं, 1.6 kg है इंटू 10⁻³ ग्राम्स कर दें, डिवाइडेड बाय क्या चाहिए होगा हमें इसका मोलर मास। मोलर मास कितना, आयरन का हो गया 56 और O3 का हो गया 48, तो ये हो गया 104। Fe2O3 है, सॉरी Fe2O3 है, Fe2O3 कितना हो गया 112 और 48, तो यानी कि 160 हो गया। तो नंबर तो अच्छे दे रखे यार, है ना। तो इससे उड़ा दिया इसे, यहाँ पे बच गया कितना, ये 100 आ गया, तो ये 10 बचा, इसके 10 मोल्स है। ठीक, तो 10 मोल्स हमें कितनी CO2 चाहिए, CO कितनी चाहिए हुई, 10 मोल्स ऑफ Fe2O3 रिक्वायर 30 मोल्स ऑफ CO। ठीक, 30 मोल्स ऑफ CO। अब कह रहा है C प्लस हाफ O2 गिव CO होगा, तो हमें निकालना मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, तो हमें किसके मोल चाहिए, CO के 30 मोल चाहिए, तो ऑक्सीजन के कितने चाहिए, 15 मोल चाहिए। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया, 15 इंटू 32, यानी 15 दूनी 30, 15 तियां 48, 480 ग्राम चाहिए। तो आंसर इसका क्या आ गया, बी आ गया। ठीक है, इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं लगातार, और इसी तरह के सवालों का प्रैक्टिस करनी, मेंस के लिए हम लोग ओरिएंटेड हैं बिल्कुल प्रॉपरली, और मेंस के लेवल के ही सवाल कर रहे हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, इफ 1 मोल ऑफ इथेनॉल जिसका फॉर्मूला में गिवन है कंप्लीटली बर्न्स टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, द वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्स इज अबाउट। तो हमें इक्वेशन भी दे रखी है, बहुत भले लोग हैं जो इक्वेशन दे देते हैं, नहीं तो इक्वेशन ना दी हो तो हम कंबशन की इक्वेशन तो लिख ही लेंगे। अब इसका 1 मोल है और कह रहा है बर्न हो गया, 1 मोल से कितना बन रहा है, 2 मोल्स ऑफ CO2 बननी चाहिए। 2 मोल CO2 तो मतलब मास ऑफ CO2 कितना आ गया, 2 इंटू 44 यानी 88 ग्राम। ठीक है, बिल्कुल आसानी से लग पाया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कैलकुलेट द वेट ऑफ लाइमस्टोन ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 200 kg ऑफ 95% प्योर लाइमस्टोन। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया और इससे CaO बना और CO2 बनी। इसका मोलर मास जो है वो कितना है, 100 है, तो मोल्स ऑफ CaCO3 कितने आ गए, 200 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 100, यानी 2000 मोल्स आ गए, यानी 2 इंटू 10⁻³ मोल्स ही लिखना है। तो मास ऑफ CaO प्रोड्यूस कर रहा है, तो if the reaction is 100%, if CaCO3 is 100% pure, तो इसमें कितने, तो मोल्स ऑफ CaO फॉर्म विल बी 2 इंटू 10⁻³ 3 मोल्स। बोलो, 2 इंटू 10⁻³ 3 मोल्स, 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 2 इंटू 10
सही है। अब कह रहा है सिंस इट इज 95% प्योर, परसेंटेज प्योरिटी दे रखी है, तो मोल्स कितने हो जाएंगे, 2 × 10⁻³ इंटू 95%, तो ये कितना हो गया 190, तो ये हो गया 2 जीरो हटा दें इसमें, तो 1900 मोल्स आ गए। तो मास कितना आ गया, मास ऑफ CEO कितना आ गया 1900 इंटू 56, दैट इज ऐसे 19 का टेबल पढ़ लो, 114 और 95 और 11 106, तो 106400 आ जाएगा। भाई स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होनी पड़ेगी तभी सवाल लग पाएंगे। ठीक है, देखो ये नंबर तो इसलिए आता था ना कि 1920, ये तो T20 अगर खेलो, क्रिकेट खेलो, तो ये नंबर तो 6 तो हमेशा ही याद रहता है ना, कितनी बॉल्स हो गई। तो ये हो गया, क्या आंसर आ गया इसका, डी पार्ट। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला कह रहा है द मास ऑफ 70% H2SO4 रिक्वायर्ड फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ NaOH। 1 मोल ऑफ NaOH के लिए हमें कितना मास चाहिए होगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, H2SO4 से जब रिएक्शन होगी NaOH की, तो क्या बनेगा, Na2SO4 बनेगा यार, और क्या बनेगा, और बनेगा H2O। ठीक, सही है। तो H2O कितने बनेंगे, H2O बन जाएंगे 2। ठीक, तो इसके 1 मोल से इसके 2 मोल खर्च हो रहा है। इसका है हमारे पास कितना, 1 मोल है, तो इसका कितना लगा होगा, हाफ मोल लगा होगा। तो मास ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड, यानी 49 ग्राम्स। ठीक, अब कह रहा है 49 ग्राम तो चाहिए, लेकिन ये 70% ही प्योर है। ठीक, लेकिन सिंस H2SO4 इज 70%, ठीक, देन द मास रिक्वायर्ड विल बी, ये क्या है 49 आ जाए किसका, X का 70%, तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 ग्राम आ जाएगी। गलती से 49 ग्राम आंसर नहीं लगाना है, जल्दी में आंसर को गलत नहीं करना है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गिवन सैंपल ऑफ आयोडीन इन C6H6 is 0.2, द मोलैलिटी ऑफ I2 इन C6H6 इज, हमसे मोलैलिटी पूछा है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 अगर 0.2 है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा, हो जाएगा। अब मोल फ्रैक्शन ये आ गया, अब हम मान लेते हैं कि हमने ये मान लिया कि लेट द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इज इक्वल टू 1 मोल। जब मानना ही है तो अच्छा नंबर मान लेते हैं। तो हमसे मोल्स आ गए किसके, मोल्स ऑफ I2 कितने आ गए, मोल्स ऑफ I2 कितने आ गए, 0.2 आ गए, मोल्स आ गए। और मोल्स ऑफ बेंजीन कितने आ गए, 0.8 मोल्स आ गए, आ गए 0.2 और 0.8 मोल्स आ गए। अब हमसे कह रहा मोलैलिटी निकालनी है, तो मास ऑफ बेंजीन कितना आ गया यार, मास ऑफ बेंजीन आ गया 0.8 इंटू 78, 8 8 64, 8 7 56 और 6 62 है ना। यार मैं हिंदी मीडियम पढ़ा हूँ है ना, तो हिंदी में ही कैलकुलेशन कर पाता हूँ मैं, इसमें तो नहीं कर पाता। और मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है अपना, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स इन 2000।
तो ये आ गया 0.2/62.4 इंटू 1000। तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया, ये आ गया 2000/624, तो 3 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा आंसर। तो 3 पॉइंट समथिंग तो बी दे रखा है, तो 3.2 को मार्क कर दो, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सही है, बोलो। आसानी से आ पाया, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए किसी को भी। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 मोल ऑफ N2 and 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन आर अलाउड टू रिएक्ट इन वेसल आफ्टर रिएक्शन H2O इज एडेड। ठीक है, aqueous solution requires 1 mole of HCl, mole fraction of H2 in the remaining aqueous gaseous mixture after reaction is। तो क्या कर रहा है कि 1 मोल ऑफ N2 और 3H2 मिलके क्या बना दी, ट्वाइस अमोनिया बना दी। तो T इक्वल्स टू 0 पे इसका 1 मोल था, इसके 4 मोल थे, ये 0 था। T इक्वल्स टू T पे ये खत्म हो गया, ये बचा 1 और ये बन गया 2। ये बन गया कितना, ये 1 था तो ये बना कितना, ये बचा हाफ मोल। लेकिन हमसे अगर हम पूरी पूरी रिएक्शन करा दें तो एक्वा सोल्यूशन रिक्वायर करा 1 मोल ऑफ HCl। तो इसे जरा यहाँ पे मत लिखो अभी, है ना। अब HCl से टाइट्रेट करा रहा है तो मोल्स ऑफ HCl, मिलीक्रेंट्स ऑफ या मिलीमोल्स ऑफ HCl, मिलीमोल्स ऑफ HCl will be equals to मिलीमोल्स ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया फॉर्म कितने आ गए, मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड इक्वल्स टू 1 मोल। 1 मोल बननी कितनी चाहिए थी, 2 मोल। तो ये अगर 1 मोल बनी है तो ये 1 में से आधा ही गया होगा, बोलो, क्योंकि 1 से 2 बना रहा है, और ये 4 में से 3/2 ही गया होगा। ठीक, तो मोल्स कितने बचे, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने बचे, 1/2। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने बचे, 2.5। और मोल्स ऑफ अमोनिया कितने बचे, 1। अमोनिया तो बचे नहीं, अमोनिया तो रिएक्ट ही कर गए, तो अमोनिया बचे 0। ठीक, अब क्या कर रहा है कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन कह रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल्स टू 2.5/3, यानी कि 5/6। 5/6 ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में है, तो आंसर आ गया बी। समझ में आई बात। अगर हम डायरेक्ट इसे कर देते तो इसमें गड़बड़ हो जाती है, और गड़बड़ हम नहीं करना चाहते, ठीक है ना। अगले सवाल को चलो, अगले सवाल को देखो। अगले सवाल में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज अ बैलेंस्ड वन। बैलेंस वन कौन सी है इसमें। अब अगर तुम काउंटिंग करके देखोगे तो बैलेंस कैसे देखोगे कि 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 22 हाइड्रोजन यहाँ पे 14 है, तो ये बैलेंस तो नहीं हुई। इसे देखना, 5 यहाँ पे, 14 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 14 यहाँ पे, और Mn 2 हो गए, और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए 15, और इधर हो गए 7 और 8 15। इसमें देखना जरा, 2 Bi है, 2 Bi है, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 1 Mn, 1 Mn, और ऑक्सीजन हो गए 6, और यहाँ पे हो गए 2 4 6, तो ये भी बैलेंस हो गई। अब 2 बैलेंस तो हो नहीं सकती भाई, पंगा हो जाएगा। इसमें देखना 6 Bi, 6 12 12 3 3 और 6 और 12 18, यहाँ पे भी 18 आ रहा है, तो ये सारी बैलेंस हो गई क्या। तो क्वेश्चन क्या गलत आ गया क्या, अरे यार क्वेश्चन गलत आ गया। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इनकरेक्ट होना चाहिए, अनबैलेंस्ड वन होना चाहिए। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, इसमें से एक ही बैलेंस है। जब रिएक्शन को लिखोगे BiO3 माइनस प्लस H प्लस Mn2 प्लस गिव्स क्या, Bi प्लस 3 प्लस H2O प्लस MnO4 माइनस। तो Bi प्लस 5 से कहाँ गया, प्लस 3 में गया, और Mn प्लस 2 से प्लस 7 में चला गया। तो इसके लिए एन फैक्टर आया 2 और इसके लिए एन फैक्टर आया 5। तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई होगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो वही रिएक्शन बैलेंस होगी जिसमें एन फैक्टर से बैलेंसिंग आ रही होगी। तो उसे देख लो भाई। तो एन फैक्टर से बैलेंसिंग कितनी आ रही है, यहाँ पे 5 आना चाहिए BiO3 माइनस, और इसमें आना चाहिए 2Mn2 प्लस 14H प्लस। ये वाली रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए जो ऊपर गिवन है, सेकेंड वाली। बाकी कोई भी रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी। अब तुम कहोगे सर एटम्स तो बराबर आ रहे हैं, बैलेंस तो लग रही है सर देखने में, आप कह रहे हो बैलेंस नहीं होगी। देखो बैलेंस क्यों नहीं होगी ये बता रहा हूँ मैं तुम्हें।
कि बैलेंस क्यों नहीं होगी, ये समझो जरा ध्यान से। इसमें देखना जरा चार्ज कितना है, यहाँ पे हो गया कितना चार्ज, यहाँ पे हो गया कितना -5 +4 और +14, तो कितना हो गया प्लस का 13, यहाँ पे हो गया 15 और -2 यानी कि 13 बैलेंस हो गई। इसमें चेक करना जरा, इसमें आया कितना चार्ज, -2 +4 और +2, तो कितना आया नेट चार्ज, +4 आया, +4 आया। और यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे है 6 और -1 यानी 5 आ गया, तो चार्ज बैलेंस नहीं हो रहा है। तो बैलेंस रिएक्शन हम तब कहते हैं किसी भी रिएक्शन को जब क्या हो, जब सब कुछ बैलेंस हो। जब यानी कि सब कुछ बैलेंस का मतलब क्या है कि चार्ज भी बैलेंस हो और नंबर ऑफ एटम्स भी बैलेंस हो, तब हम उसे बैलेंस इक्वेशन कह पाएंगे, अदरवाइज नहीं कह पाएंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ 25.8 ml ऑफ 0.101 मोलर K2Cr2O7 आर रिक्वायर्ड टू टाइट्रेट 10 ml ऑफ अ लिक्विड आयरन सप्लीमेंट, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द आयरन इन द विटामिन सोल्यूशन। ठीक है, अब आयरन है, आयरन को कहाँ ऑक्सीडाइज करना होगा, ठीक है, आयरन है K2Cr2O7 है और 0.1 मोलर में है, तो मिली इक्विवेलेंट्स हम क्या कर दें सीधे, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ K2Cr2O7 will be equals to milli equivalents of iron। ठीक, milli equivalents of K2Cr2O7 will be equals to milli equivalents of iron। milli equivalents of K2Cr2O7 आ गया 25.8 into 0.101 into इसका n फैक्टर आ गया 6, इसके हो गए 10 ml हो गए। आयरन के लिए मोलैरिटी निकाल दी, ठीक, तो ये कितना आ गया, ये आ गया मोलैरिटी की वैल्यू आ गई, इनफैक्टर 1 ले लिया, Fe2 प्लस Fe3 जा रहा होगा आयरन में, सप्लीमेंट में ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो Fe2 प्लस Fe3 ही जा रहा होगा। Fe कहाँ जा रहा है, Fe2+2 Fe3 जा रहा होगा, तो इनफैक्टर 1 ले लिया, तो मोलैरिटी की वैल्यू होगी 25.8 इंटू 1.101। आयरन मतलब लोहा मत समझ लेना यार, आयरन +2 फॉर्म में होगा, है ना, तो ये आ जाएगा कितना अप्रोक्सीमेटली 1.56 मोलर आ जाएगा, क्योंकि 25 छंगा 150 हो रहा है और 150 के हिसाब से सही आंसर बैठ रहा है, तो आंसर क्या आ गया, डी आ गया। ठीक, अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है मास ऑफ KHC2O4 रिक्वायर्स टू रिड्यूस 100 ml of 0.02 molar KMnO solution in acidic medium is x gram, and to neutralize 100 ml of 0.05 molar calcium hydroxide is y gram। तो पहली रिएक्शन जो है K2C2O4 में हम अगर हम KMnO4 से रिएक्शन करा रहे हैं तो ये रेडॉक्स टाइट्रेशन है। तो फॉर फर्स्ट केस हम देख लेते हैं, फर्स्ट केस कैसा है, रेडॉक्स टाइट्रेशन है, कैसा है, रेडॉक्स टाइट्रेशन है। रेडॉक्स टाइट्रेशन में हम क्या करेंगे, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KHC2O4 will be equals to milli equivalents of MnO4 माइनस या KMnO4 माइनस, KMnO4 लिख दें, तो इसके आ गए मिली इक्विवेलेंट्स कितने आ गए, KMnO4 के कितने लगे 100 इंटू 0.02 इंटू एसिडिक मीडियम, एन फैक्टर आ गया 6, तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NV लिखने ऑफ KHC2O4 जो है वो आ गए कितने 12, एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर इसका 5 होगा ना, KMnO4 का तो यार 5 होगा, सॉरी KMnO4 का एसिडिक मीडियम 5 होगा, तो ये आ गए 10। और हमें एक फॉर्मूला पता है W इक्वल्स टू क्या होता है, ENV/1000, ये फॉर्मूला तो याद ही हम लोगों को सबको, ठीक है, W इक्वल्स टू ENV/1000 होता है। E की वैल्यू कितनी आ गई, E की वैल्यू आ गई मोलर मास बाई 2, क्योंकि एन फैक्टर 2 है, इनटू 10/1000, तो ये आ गया M/200 इज इक्वल्स टू आ गया X। ठीक, अब सेकंड केस के लिए क्या कर रहा है, फॉर सेकंड केस कैसा टाइट्रेशन है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है। सेकंड केस के लिए क्या है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है, कैसा है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है। जब एसिड बेस्ड टाइट्रेशन हो रहा है तो क्या होगा कि मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KHC2O4 में एन फैक्टर इसका 1 ही आ पाएगा, क्यों, क्योंकि एक ही H प्लस है, तो इसके मिली इक्विवेलेंट्स कितने लगे 100 इंटू
0.05 इंटू 2, बोलो। तो इसके लिए कितने लगे? इसके लिए भी 10 मिली इक्विवेलेंट्स लगे। अब इसके लिए जब W निकालोगे तो W इक्वल टू क्या लिखेंगे? ENB/1000। लेकिन यहाँ पे E की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी M/1 इंटू 10/100 इज इक्वल टू Y। तो M की वैल्यू आ जाएगी 100/, और ऊपर आई थी कितनी, या ऐसा लिख दो कि M/100 इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? Y के बराबर आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? Y आ जाएगा। 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा? Y आ जाएगा। आ जाएगा। तो आंसर क्या मार्क कर दे? 2x इक्वल टू Y, यानी कि बी आंसर आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, किसी को भी कोई भी समस्या इसमें नहीं आनी चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन दिस द कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्शंस इन द बैलेंस इक्वेशन आर। तो लिख दो, बैलेंस इक्वेशन करने के लिए क्या करें? Cr272 माइनस प्लस Ni प्लस H प्लस गिव्स क्रोमियम प्लस 3 Ni2 प्लस और वाटर। हमें केवल लेफ्ट हैंड साइड के निकालने हैं। तो देखो जरा, ये +6 से +3 में गया तो इसका एन फैक्टर कितना आ गया? 6 आ गया। ये 0 से 2 गया तो इसका एन फैक्टर 2 आ गया, यानी कि 1:3 कर दें इसे तो आ गया Cr2O3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्लस 3 Ni प्लस H प्लस गिव्स 2Cr3 प्लस 3 Ni2 प्लस वाटर। यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई कर दें। जब 7 का मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे कितने H प्लस आ गए? 14 H प्लस आ गए। तो 14 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया क्या? 1 3 और 14 आ गया। तो आंसर ए आ गया। आप आया आंसर आसानी से। ठीक है, आप आया आंसर आसानी से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो अगला देखते हैं। अगला देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालनी है। तो NH3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? -3। N2O5 में कितनी है? निकालने की जरूरत तो नहीं ना, समझ गया ना? जैसे अगर गवारों की तरह निकालने तो -2 इंटू 5 इज इक्वल टू 0 कर दें तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। NO में 2 है और N2 में 0 है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरे में देखना जरा, NO2 प्लस में कितनी है? 5 है। NO3 माइनस में भी कितनी है? 5 है। NO2 माइनस में कितनी है? 3 है। और N3 माइनस में 1/3 है। ठीक, तो ये भी गलत हो गया। सेकंड देखना जरा, NH4 प्लस में कितनी है? -3। N2H4 में कितनी है? -2। ठीक है, और NH2OH में कितनी है? -1। और N2O में कितनी है? N2O में कितनी है? +1। तो सी ऑप्शन सही हो गया। डी को भी चेक करोगे तो ऐसे ही निकल आएगा। इसमें तो +5 यहीं पे आ रही है सीधी, सबसे ज्यादा तो यहीं पे। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन क्लियर हो गया। क्या कर रहा था? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ C1 एंड C2 इन द प्रोपेन आर रिस्पेक्टिवली। अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ C1 और C2 निकालनी है। जरा ध्यान से देखना, CH3 है, CH3 है। CH3 में हमने क्या किया? CH डबल बॉन्ड CH2 कर दिया। ठीक है, डबल बॉन्ड CH2 करा तो हमने क्या करा? इसे अलग अलग लिख लो यार जरा, है ना। तो ये 1 कार्बन है, ये 2 है। अब इसमें अगर तुम निकालोगे तो हाइड्रोजन को क्या दोगे? हाइड्रोजन को +1 दोगे, कार्बन को -2 दे दोगे। इस हाइड्रोजन को +1 दोगे, इस कार्बन को क्या दोगे? -1। और ये sp3 और sp में sp वाला ज्यादा, sp3 वाला क्या होगा? ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। तो ये +1 हो गया, ये +1 हो गया, ये +1 हो गया, और यहाँ पे आ गया -3, लेकिन +1 और -1। तो इस पे आंसर क्या आ गया? दोनों पे -2 और -2 आ गई ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, दोनों पे कितनी आ गई? -2 और -2 आ गई। अगला देखो, अगला क्या करा? 1 मोल ऑफ N2H4 loses 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड Y, assuming that all nitrogen appears in the new compound, then what is the oxidation state in Y? तो N2H4 में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितनी है?
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज -2। अब -2 से ये जब गया, इसने 10 इलेक्ट्रॉन चेंज किए, तो यानी कि इसमें कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, +3 में क्या होगा, +3 में क्या होगा, क्यों, क्योंकि तभी इसमें एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 5 × 2 यानी कि 10 आ पाएगा। तो ये +3 में गया, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखो। अगला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन एलिमेंट्री स्टेट इज 0। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द एलिमेंट्री स्टेट इज 0, सही बात है। द सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज ऑलवेज 0, सही बात है। अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव +1 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रिस्पेक्टिवली, सही बात है। तो इसमें तो सारे ही सही हैं, तो ऑल ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो क्या कह रहा है अमंग द फॉलोइंग सेलेक्ट द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब है सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इसका मतलब क्या है, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मतलब क्या है कि ये +2 में था, यहाँ पे आ गया +2 में, ये तो ऑक्सीडाइज ही नहीं हुआ। ये 0 से -1 और +5 में गया, 0 से -1 और +5 में गया, यानी ये हुआ। Cl2 0 से -1 और +5 में गया, यानी कि ये हुआ। 0 से -3 और +1 में गया, तो यानी ये हुआ। तो 2, 3 एंड 4 आंसर आ गया, 2, 3 एंड 4 आंसर, यानी आंसर बी आ गया। आराम से आना चाहिए सवाल का आंसर, बिल्कुल तसल्ली से, बढ़िया तरीके से। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि 25 ml of 0.1 molar solution of a stable cation of transition metal Z reacts exactly with 25 ml of 0.04 molar acidified KMnO4 solution. Which of the following is most likely to represent the correct change in oxidation state? ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि एक सोल्यूशन है जिसमें स्टेबल आयन है, Z रिएक्ट्स विद एसिडिक मीडियम में इतने कर रहा है, तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 will be equals to मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Z। तो ये हो गया 25 इंटू 0.04 इंटू एन फैक्टर आ गया 5 इज इक्वल टू 25 इंटू 0.1 इंटू एक्स। तो 25 से 25 कैंसिल हो गया, और ये बचा कितना, 5 और 20, 0.2 बचा, तो 0.2 ये कैंसिल हो गए इससे, तो एक्स की वैल्यू आ गई 2। तो चेंज जो आना चाहिए वो 2 का आना चाहिए। अब चेंज जो आना चाहिए 2 का आना चाहिए, देखो इसमें कितने का चेंज है, इसके लिए एन फैक्टर 1 है, इसके लिए भी 1 है, इसके लिए भी 1 है, और इसके लिए है 2। तो जिसके लिए 2 है वही आंसर है, और उसी को हम लोग मार्क कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कैलकुलेट द वेट ऑफ BaCl2 नीडेड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग सेम कंसंट्रेशन ऑफ Cl- आयन एज इन अ सॉल्यूशन ऑफ KCl ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ 80 ग्राम पर लीटर, ठीक है। तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, मोलैरिटी ऑफ KCl निकाल लो पहले। मोलैरिटी ऑफ KCl सॉल्यूशन कितनी आ जाएगी, मोलैरिटी ऑफ KCl सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे बच्चा, 80 ग्राम पर हमें दिया हुआ, 80 ग्राम पर लीटर दिया, तो पर लीटर तो है ही पहले से, तो 80 ग्राम अपॉन 74.5 कर दो, तो ये इतना मोलर आ गया, ठीक। KCl का मोलर मास हमें पता ही हो गया, ठीक। KCl का दिया नहीं, K39 होता, 39 + 35.5 74.5 हो गया। अब क्या कर रहा है कि BaCl2 से हमें कितना चाहिए, BaCl2 से कितना आएगा, कैलकुलेट द BaCl2 में Cl- कंसंट्रेशन चाहिए, तो एक Ba2+ चाहिए और 2 Cl- चाहिए, ठीक। तो हमें Cl- इससे कितना आ रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ Cl- कितना आ रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ Cl- जो हमें चाहिए वो चाहिए 80/74.5 मोलर। तो BaCl2 चाहिए उसके लिए आधा, 80/74.5 मोलर इंटू 1/2, इतना मोलर इसे चाहिए, बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, वेट निकालना है इसका, तो इतना मोलर कंसंट्रेशन चाहिए। अब ये आ गया कितना अपना 40, तो 40/74.5 मोलर हमें ये चाहिए, ठीक। अब मोल्स आ गए, ये कितने, बेसिकली ये मोल्स ही आ गए, मोल्स ऑफ BaCl2 कितने आ गए, 40/74.5 आ गए। अब मास ऑफ BaCl2 कितना आ जाएगा,
मास ऑफ BaCl2, CaCl2 है, BaCl2 है ना, 74.5 इंटू 208, ठीक है। और हमें कितने ml में चाहिए, 250 ml में चाहिए, मोलर आया। अब अगर ये मोलर आ गया यार, तो एक चीज इसमें हम लोगों ने क्या किया कि हमने ये निकाल लिया 1 लीटर में, 1 लीटर में हमें चाहिए थे इतने आयंस, तो 250 ml में कितने चाहिए होंगे, 250 ml में कितने चाहिए होंगे, डिवाइड बाई इसे 4 कर दूं, डिवाइड बाई 4 कर दूं, बोलो। मास ऑफ BaCl2 इन 250 ml लिख दो बस यहाँ पे, ये इन 1 लीटर तो मोल्स, मोल्स इन 1 लीटर लिख दो यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा, 2080 डिवाइडेड बाई 74.5, तो ये आ जाएगा 27.92 ग्राम। ठीक, समझ में आ गई बात। आखिरी में हमने आगे क्या किया, इनिशियली 250 ml की चिंता नहीं की, पहले हमने मोलर निकाल लिया और उसके बाद हमने क्या किया, 1/4 कर दिया, सीधे सीधे आंसर आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 0.2 मोल्स ऑफ HCl and 0.1 mole of barium chloride were dissolved in water to produce 500 ml solution. The molarity of Cl minus आयन पूछ रहा है। तो जब HCl को हमने डिसॉल्व किया तो इससे H प्लस और Cl माइनस बन गया। ठीक है, उसका आंसर हमने टिक किया, नहीं किया, आंसर नहीं टिक किया, तो 27.92 आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब HCl हमने किया, HCl क्या हो गया, H प्लस और ये आ गया, इसके 0.2 मोल्स है, तो ये 0 था, ये पूरा खत्म हो गया, तो 0.2 और 0.2 बने, ये मोल्स बने। ठीक है, BaCl2 को ऐसे लिख लो, BaCl2 को जब ब्रेक किया तो Ba2 प्लस बने और प्लस 2Cl माइनस बने। तो ये 0.1 था, ये 0.1 ये खत्म हो गया, ये खत्म हुआ, तो ये 0.1 बचा, ये 0.2 बन गया। ठीक, और हमने क्या किया, 500 ml ले लिया, तो मोल्स Cl माइनस कंसंट्रेशन कितना आ गया, Cl माइनस कंसंट्रेशन आ गया 0.2 प्लस 0.2 यानी कि 0.4 मोल्स आ गया अपॉन 500 इंटू 1000, तो यानी कितना आ गया, 0.4 इंटू 2 यानी कि 0.8 मोलर आ गया, तो आंसर आ गया डी। ठीक है, बिल्कुल आसानी से आ पा रहा है। अगले सवाल के चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है सैंपल ऑफ H2SO4 जिसकी डेंसिटी हमें गिवन है इज 90% बाय वेट, वॉल्यूम ऑफ द एसिड दैट वुड बी यूज्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.2 मोलर H2SO4। तो पहले हम क्या करें, जो डेंसिटी और वेट वाला है इससे हम क्या निकाल लें, मोलैरिटी निकाल लें। इससे हम पहले क्या निकाल लें, मोलैरिटी फाइंड आउट कर लें। जैसे ही मोलैरिटी निकल आएगी वैसे ही ये वॉल्यूम सब कुछ निकल जाएगा। तो लिख लें क्या, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन जो हमें गिवन है, वेट बाई वेट दिया है, is having 90 grams of H2SO4। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया, मास अपॉन डेंसिटी, मास था 100 ग्राम अपॉन डेंसिटी है 1.8, तो ये आ गया 1000 अपॉन 18 आ गया। तो मोलैरिटी कितनी आ गई, 90 अपॉन ये आ गया 98 मोलर मास हो गया, इनटू वॉल्यूम लिखने से, वॉल्यूम लिखने कितना 1000 अपॉन 18 इंटू 1000, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 90 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 98, ये मोलर आ गया। ठीक, हमने मोलैरिटी निकाल ली। अब हमसे कह रहा है कि 1 लीटर में 0.2 मोलर निकालना है, तो M1V1 इक्वल टू M2V2 कर दो बस, अब तो खत्म हो गया सवाल। ये हो गया 90 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 98 इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.2 इंटू 1। ठीक, तो ये आ गया कितना, वॉल्यूम यहाँ से आ जाएगा, ये आएगा 19.6 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 18, तो इससे आ गया 0.0120 लीटर्स यानी कि 12 ml आ गया आंसर। तो हमें 12 ml चाहिए होंगे, खत्म हो गया सवाल। हम लोगों ने बहुत आसानी से क्या किया, पहले जो डेंसिटी हमें डेंसिटी और परसेंटेज वाइज वेट दिया था उससे हमने मोलैरिटी निकाली सोल्यूशन की, और फिर डाइल्यूशन वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। डाइल्यूशन के लिए M1V1 M2V2 यूज कर सकते हैं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कह रहा है कि सैंपल ऑफ Na2CO3.H2O weighing 1.24 grams is added to 200 ml of 0.1 normal H2SO4 solution. The रिजल्टिंग सोल्यूशन बिकम्स, हो कैसा होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ये हमें बताना है। ठीक, तो अगर N1V1 इक्वल्स टू N2V2 अगर हम करें, या N1V1 और N2V2 ले लें, N1V1 ले लें मान लो Na2CO3 के लिए, और N2V2 ले लें किसके लिए, H2SO4 के लिए।
अगर ये ज़्यादा है तो एसिडिक, अगर ये ज़्यादा है तो बेसिक, और इक्वल्स टू आ गए तो न्यूट्रल। यही तो होगा। तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 कितने हैं? 200 इंटू 0.1 यानी कि 20 मिली इक्विवेलेंट्स। नॉर्मल दिया हुआ, ध्यान रखना, मोलैरिटी नहीं दे रखी, नॉर्मेलिटी दे रखी है। और मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 कितने आ जाएंगे? 1.24 ग्राम से रखे अपॉन मोलर मास अपॉन एन फैक्टर कर देंगे। एन फैक्टर इसके लिए आएगा कितना? 2, क्योंकि ये एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में आएगा, एन फैक्टर आएगा 2 इसका, तो ये हो जाएगा Na2CO3 कितना हो गया? 46 प्लस 60 प्लस 18, तो ये हो गया 8 6 14, और ये हो गया 1 2 3 2, ठीक। 124/2, तो आ गए 0.02 इक्विवेलेंट्स आ गए, यानी कि कितने आ गए? 20 मिली इक्विवेलेंट्स आ गए। तो दोनों के मिली इक्विवेलेंट्स बराबर आ गए, इससे सोल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। और न्यूट्रल पे टिक करते समय तुमने अगर कम बुद्धि लगाई तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक। सोल्यूशन न्यूट्रल होगा, और न्यूट्रल होते समय अगर तुमने कम बुद्धि लगाई तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सोल्यूशन में बनेगा क्या? सोल्यूशन में बनेगा H2CO3। बस देखना यहाँ पे कैच है। सोल्यूशन में बनेगा क्या? सोल्यूशन में बनेगा H2CO3। Na2CO3 जब H2SO4 से रिएक्शन करेगा और ये खत्म हो जाएगा तो बनाएगा H2CO3 प्लस Na2SO4। Na2SO4 तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन H2SO4 तो H2CO3 तो एसिडिक है, तो pH को कैसा कर देगा? <7 कर देगा, तो ये कैसा बचेगा? एसिडिक बचेगा। खेल हो गया ना सवाल में? बढ़िया, तो आंसर आ गया ए, ठीक। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है 125 ml ऑफ 10% NaOH, 125 ml of 10% NaOH weight by volume is added to 125 ml of 10% HCl weight by volume, रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बिकम। अब देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, इसमें कोई झंझट की बात नहीं है। उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड था और वीक बेस था, तो उससे एसिड बन रहा था। अब देखो इसमें क्या हुआ, इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन मास ऑफ NaOH कितना आ गया? 10 ग्राम्स। तो मोलैरिटी कितनी आ गई? मोलैरिटी आ गई 10/40 इंटू 100 इंटू 1000, तो आ गया 100/40, ठीक। यानी 10/4 मोलर, यानी कि 2.5 मोलर आ गया, ठीक। और इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन मास ऑफ HCl कितना आ गया? 10 ग्राम्स आ गया। तो मोलैरिटी कितनी आ गई HCl की? मोलैरिटी ऑफ HCl कितनी आ गई? 36.5 इंटू, तो ये आ गया 100/36.5। तो ये नंबर जो है 100/36.5 इज ग्रेटर देन 100/40, तो सोल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक होगा। सोल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक होगा, ठीक है। अगले सवाल पे चलता है। अगला सवाल कह रहा है इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 0.5 मोलर HCl, 0.525 मोलर ऑफ NaOH एंड 0.52575 मोलर ऑफ NaCl आर मिक्स्ड, द मोलैरिटी ऑफ NaCl सॉल्यूशन। अब कह रहा है क्या कि NaOH है और HCl है हमारे पास, इससे भी तो NaCl बना होगा, बोलो भाई। तो इससे मान लिया ये कितना हो गया? 0.25 मान लेते हैं इसमें, इससे 0.5 मान लेते हैं। ये पूरा पूरा रिएक्ट ये खत्म हो गया, ये बच गया 0.25, और इससे 0.25 बन गया, ठीक। और तो टोटल वॉल्यूम ऑफ टोटल मिलीमोल्स, मिलीमोल्स लिख देते हैं, मिलीमोल्स ऑफ Cl माइनस कितने हो गए? Cl माइनस कितने हो गए? 0.25 यहाँ से आ गए, प्लस 0.25 यहाँ से आ गए, और 0.75 यहाँ से आ गए NaCl से। और टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? वॉल्यूम हो गया 3V, तो ये हो गया
25V अपॉन V। ठीक, तो हो गया 125/300। ठीक, तो ये आ गया कितना, ये कितना आ गया, इक्वल वॉल्यूम ऑफ HCl NaOH से तो पूरा पूरा रिएक्ट कर गया और इतने मिला है, तो मोलैरिटी ऑफ NaCl सोल्यूशन पूछ रहा है। यहाँ पे V कर देते हैं, HCl से भी वॉल्यूम को, अच्छा NaCl सोल्यूशन पूछ रहा है, हम लोगों ने क्या कर दिया यार, NaCl सोल्यूशन पूछ रहा है ना, तो मोलैरिटी ऑफ NaCl निकाल लेंगे। हमने Cl माइनस की निकाल दी, तो आ गया 0.25V प्लस 0.75V अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 3V। तो ये आ गया V अपॉन 3V, यानी कि 1/3 मोलर आ गया, सीधा सीधा आ गया है ना। हम लोग Cl माइनस की निकाल रहे थे इसलिए गड़बड़ हो रहा था। अगला क्वेश्चन कह रहा हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कॉपर विल बी रिप्लेस्ड इन 2 liters ऑफ 1.5 molar copper sulfate solution if the latter is made to react with 27 grams of aluminium। तो इस रिएक्शन लिख लो कि रिएक्शन तो दी हुई है, कॉपर सल्फेट की रिएक्शन एल्यूमिनियम से होगी, तो इससे एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा और कॉपर बनेगा। ठीक, और क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा, बन जाएगा ये। अब ये कह रहा है इसके कितने मोल्स हैं, इसके हैं 3 मोल्स हैं, क्योंकि 2 इंटू ऐसा लिख लो 2 इंटू 1.5, मैं नहीं कह रहा हूँ कि 3 मोल्स ऊपर से नहीं देख रहा हूँ, 1.5 मोल्स 3 मोल्स हैं इसके, और इसका हमारे पास 1 मोल है, तो ये LR है, 3 से 2 रिएक्ट कर रहा था तो इससे हमें LR हो गया ये, तो इससे कितना रिएक्ट करेगा 1.5 ही रिएक्ट कर पाएगा, 1.5 मोल्स बन गए। तो हाउ मेनी ग्राम्स पूछ रहा है, तो मोल्स ऑफ मास ऑफ कॉपर विल बी रिप्लेस, तो कॉपर कितना बना यहाँ पे 1.5 मोल्स बन गया, मास ऑफ कॉपर कितना आ गया, मास ऑफ कॉपर आ गया 1.5 इंटू 63.5, तो 15×75, आखिरी में 5 एक ही में आ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, देखो स्मार्टली कर दिया हम लोगों ने, क्योंकि आखिरी में 5 एक ही ऑप्शन में आ रहा है तो ऑप्शन सही मिला दिया कि वही होगा आंसर सही, और 15×6 = 90 भी आ रहा है तो सही आ रहा है, ठीक है ना। अगला देखो, अगला क्या कर रहा है, द रेशियो ऑफ मोलर amounts of H2S needed to precipitate the metal ion from 20 ml of each 1 molar cadmium nitrate and 0.5 molar cadmium copper sulfate is। अब हमसे क्या कह रहा है कि H2S हमें निकालना है कितना प्रेसिपिटेट हुआ, तो रिएक्शन लिख लेते हैं, कैडमियम नाइट्रेट प्लस H2S gives CdS प्लस ट्वाइस HNO3। ठीक, इसके हमें मोल्स दिए हुए हैं 20 इंटू मिलीमोल्स हो गए इसके 1, यानी 20 मिलीमोल्स हो गए, और कॉपर सल्फेट के हमसे पूछ रहा है कि कॉपर सल्फेट की अगर हम रिएक्शन कराएंगे H2S से तो CuS बनेगा। ठीक, और क्या बनेगा इससे, इससे बन जाएगा H2SO4, और इसके हो गए 20 इंटू 0.5 हो गए, तो ये कितना बचे, ये 10 मिलीमोल्स बचे इसके। ठीक, तो इसके 20 से कितने बनेंगे, 20 मिलीमोल्स चाहिए, और इसके 10 से कितने चाहिए, 10 मिलीमोल्स चाहिए, तो रेशियो कितना आ जाएगा, रेशियो विल बी 20/10, यानी कि 2:1। आंसर भी आ गया। अगला सवाल क्या कर रहा है, इन विच मोड ऑफ एक्सप्रेशन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट कौन रहता है, जिसमें वॉल्यूम ना है, तो मोलैलिटी हो गया, तो सिंपल सवाल है। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला कह रहा है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इन, लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किस में होंगे, इसमें हो गए 36 डिवाइडेड बाई 18, यानी कि 2 मोल हो गए, ये हो गया 46 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, ये 12 और 4 16 16 32 हो गया, ये हो गया 28 डिवाइडेड बाई 44,
और ये हो गया 58 डिवाइडेड बाय N2O5 हो गया 104। सबसे ज्यादा किस में आ गया? ए में आ गया। ठीक। अगला सवाल क्या कर रहा? अगला सवाल कर रहा था वॉल्यूम ऑफ O2 गैस इन लीटर्स एट STP व्हेन which will be reduced to water by 30 grams of SO2 in acidic medium। ठीक है, तो क्या कर रहा है? ट्वाइस SO2। SO2 की रिएक्शन हमें लिखनी है। गैस को हमने क्या किया? STP पे हमें चाहिए जो विच विल बी रिड्यूस टू वाटर। ऑक्सीजन को हमें वाटर में रिड्यूस करना है। तो हम SO2 की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दे H प्लस की प्रेजेंस में, तो इससे क्या बन जाएगा? SO4 2 माइनस बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। इसके कितने 30 ग्राम्स है, तो मोल्स तो कितने हो गए? इतने मोल्स हो गए इसके। तो मोल्स ऑफ वाटर कितने हो जाएंगे? मोल्स ऑफ, ये आ गए मोल्स ऑफ किसके आए? मोल्स ऑफ SO2 है। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने आ गए? क्योंकि हमें ऑक्सीजन निकालना है। दैट विल बी 1/2 इंटू 30/64। सही। तो वॉल्यूम कितना आ गया? वॉल्यूम ऑफ O2 आ गया 30/2 इंटू 64 इंटू 22.4 लीटर्स। तो ये आ गया 11.2। तो ये आ गया कितना? इसे काट दो, यहाँ पे 15 कर देते हैं, यहाँ पे 32 कर देते हैं, तो 15 दूनी 30, 15 एकम 15 3 18, 168 आ गया अपॉन 32। तो ये आ गया 5.25 लीटर्स। तो 5.25 लीटर्स पे आंसर लगा दिया। सिंपल सवाल है, आसानी से कर लेना चाहिए, बस हम लोगों को कैलकुलेशन से भागना नहीं है। ठीक। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कर रहा है द डेंसिटी ऑफ 2.45 मोलर मेथनॉल सोल्यूशन इन वाटर इज 0.9766 ग्राम पर ml। द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन इज। तो हमें डेंसिटी दी हुई है और मोलैलिटी दी है। मोलैलिटी निकालनी क्लासिकल क्वेश्चन है जो पेपर में आता ही आता है। तो मोलैरिटी ऑफ क्या हो जाएगा? मोलैरिटी ऑफ मेथनॉल कितनी आ गई? 2.45 मोलर। तो यानी कि इसका मतलब है क्या कि 2.45 मोल्स आर प्रेजेंट इन, देखो मैं फॉर्मूला लगाने से हमेशा बचता हूं, मोल्स आर प्रेजेंट इन 1000 ml। तो मास ऑफ 1000 ml सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1000 इंटू 0.9766 यानी कि 976.6 ग्राम्स। ठीक। मास ऑफ मेथनॉल कितना हो जाएगा? 2.45 इंटू मोलर मास हो गया इसका 32। मोलर मास हो गया इसका 32, तो ये आ गया कितना? 78.4 ग्राम्स। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया? भाई हमें जिस चीज की जरूरत थी मोल्स हमें चाहिए, वो मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो मास ऑफ सॉल्वेंट हम निकालने की कोशिश में है। -78.4, तो ये आ गया 2, 16 में से 8 गए 8, ये आ गया 9 और ये हो गया 8, 898.2 आ गए। तो मोलैलिटी कितनी आ जाएगी? 2.45 डिवाइडेड बाय 898.2 इंटू 1000, तो इससे आ जाएगा 2.72 मोल्स। ठीक है। पूरी तरह से सवाल को ब्रेक करके कर रहा है। हम लोगों ने क्या किया, जो गिवन था उससे पहले हमने क्या निकाल लिया? हमने पहले निकाले मोल्स। ठीक है, मोल्स आ गए 1000 ml में, तो हमने डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया। मास ऑफ सॉल्वेंट हमें निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमने मास ऑफ सॉल्यूट निकाल दिया, सॉल्वेंट में से सॉल्यूशन में से माइनस कर दिया, तो हमारे पास जो आ गया मोलैलिटी का फॉर्मूले से फिर आंसर आ गया। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? 2.72 या 73 बी आ गया। ठीक है। अगला क्या कर रहा? अगला कर रहा 2.76 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट ऑन बीइंग स्ट्रांगली हीटेड यील्ड्स अ रेसिड्यू वेइंग। कितना आएगा? अब Ag2CO3 को जब हमने हीट किया तो ट्वाइस Ag आया प्लस CO2 आई प्लस हाफ O2 आई। ठीक। इसका ग्राम है 2.76, तो इसका मोलर मास भी 108 होता है सिल्वर का, और कार्बोनेट का होता है 60। ठीक है, 108 इंटू 216 और 276 ही आ जाएगा। ठीक है, तो आ गया 0.01 मोल्स। और इसके 1 मोल से तो बन रहा है 2 मोल, तो इसके बनेंगे 0.02 मोल्स।
तो मास ऑफ Ag कितना आ जाएगा 0.02 इंटू 108, तो 2.16 ग्राम आ गया। सिंपल सीधा सवाल, आसानी से लग पा रहा। अगला सवाल क्या कह रहा, अगला सवाल कह रहा है कि a solution of Na2H2O3 is standardized iodometrically against 0.1262 grams of KBrO3. The process requires 25 ml 45 ml of Na2H2O3 solution. What is the strength of Na2H2O3? यार लिखा वैसे है, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट को छोड़ देना, तो पीडीएफ में सही कर देंगे, ठीक है ना। तो रिएक्शन क्या कर रही है कि Na2 है H2O3। कई लोगों को इसमें रिएक्शन लिखने में दिक्कत आती है, लेकिन रिएक्शन लिखने की देखो कितनी कम जरूरत है। क्या कह रहा है कि ये अब रिड्यूस करेगा तो ये KBr में चला जाएगा, और ये ऑक्सीडाइज होगा तो Na2S4O6 में बन जाएगा। ठीक, आइडोमेट्रिकली कर रहा है। ठीक, अब क्या हुआ, इसके लिए फैक्टर कितना है, यहाँ +2 से 2.5 गया तो इसके लिए फैक्टर है 1, और ये +5 से -1 गया तो इसके लिए फैक्टर है 6। तो लिख दें मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2H2O3 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KBrO3। अब कह रहा है कि इतने ग्राम लिए हम लोगों ने, तो इसके हो गए 45 ml आया, वॉल्यूम V आ गया, इसके ग्राम लिए 0.1262 डिवाइडेड बाई मोलर मास अपॉन एन फैक्टर आ गया 6 × 1000। ठीक, अब इसके लिए एन फैक्टर 1 है तो नॉर्मेलिटी लिख दो, चाहे इसे मोलैरिटी लिख लो। 45 ml लिए तो नॉर्मेलिटी लिख दी। ठीक, तो 45 इंटू मोलैरिटी आ गया सीधे सीधे, ये आ गया 0.1262 इंटू 6000 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे इसे नॉर्मेलिटी रहने दो यार, अभी बाद में कर देंगे क्योंकि वो m और n काफ कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, और m की वैल्यू कितनी है, m KBrO3 का निकाल लेना जरा, कितना हो गया 39 + 80 + 48 167, तो ये आ गया 167, यहाँ लिख दो सीधा। तो इससे मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.1 नॉर्मल आ रहा है यहाँ से। भाई इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, अपन सीधे कैलकुलेशन से डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ये दोनों बराबर क्यों हुए, सिंस n फैक्टर इज 1, सिंस n फैक्टर इज 1 इसलिए ऐसा लिख पाए हम लोग। ठीक, अगला देखते हैं क्या कर रहा है। अगला कर रहा है कि हमें असर्शन रीजन कर रहा है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। ये तो गलत बात है, इसके लिए टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होना जरूरी है। एटम्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट व्हिच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, ये बात सही है। तो असर्शन गलत हो गया और रीजन सही हो गया, तो आंसर हो गया क्या, डी। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। ठीक, अगला देखो, अगला क्या कह रहा है कि असर्शन कह रहा है कि PbCl2 इज मोर स्टेबल देन PbCl4, ये तो सही बात है, और PbCl4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी सही बात है। तो आंसर क्या हो गया, बी। ये किसकी वजह से हुआ, ये हुआ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। इसे मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन ना मान के रिडॉक्स का क्वेश्चन मानोगे तो ज्यादा आसानी समझ पाओगे मेरी बात को, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है KClO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सही बात है। कह रहा क्लोरीन प्रेजेंट इन KClO3 इज हाईलो इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रीजन नहीं है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट सही है तो आंसर बी लिख देंगे। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम इज m/5, क्योंकि ये कहाँ से कहाँ जाता है, Mn +7 से +2 चला जाता है, और बेसिक मीडियम में Mn +7 से कहाँ जाता है, +6 जाता है, तो ये तो सही है। इन एसिडिक मीडियम MnO4 -5 इलेक्ट्रॉन, बेसिक मीडियम 1 इलेक्ट्रॉन, ये बिल्कुल ठीक बात है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका आंसर क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है द वेपर डेंसिटी ऑफ सल्फर वेपर्स रिलेटिव टू ऑक्सीजन इज 2 बिकॉज सल्फर एटम इज ट्वाइस हैवी एज दैट ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो ये तो गलत बात है। वेपर डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन द मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, ये ट्रू बात है, क्योंकि इसमें ट्वाइस नहीं कह सकते, क्योंकि सल्फर तो S8 की तरह एग्जिस्ट करता है और ऑक्सीजन 2 की तरह एग्जिस्ट करता है, तो ये बात ऐसे लिखनी थी, तो डी हो गया इसका आंसर। अगला क्या कर रहा है, अगला कह रहा है कि ZnSO4.7H2 and FeSO4.7H2 आर आइसोमॉर्फस, बिल्कुल आइसोमॉर्फस सब्सटेंसेस होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। ठीक है,
कह रहा है द कंपाउंड विद सिमिलर केमिकल कंपोजिशन एंड सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म्स आर कॉल्ड आइसोमर्स। बिल्कुल सही बात है, इसकी डेफिनेशन ही लिख दी है, तो ये यहाँ तक हो गया क्लियर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो असर्शन रीजन करना इसलिए जरूरी है कि थोड़ा थोड़ा तुम सीख जाओगे तो आसानी रहेगी। स्टेटमेंट टाइप में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, असर्शन रीजन तो छोड़ ही दो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एन एलॉय। अब हम लोग इंटीरियर टाइप क्वेश्चंस पे आ गए हैं। कह रहा है कि एलॉय ऑफ आयरन जिसमें 54.7% आयरन है, 45% निकल और 0.3% क्या है हमारे पास मैग्नीज, हैज अ डेंसिटी ऑफ 8.17 ग्राम पर सीसी। हाउ मेनी आयरन एटम्स आर देयर इन द ब्लॉक ऑफ एलॉय मेजरिंग दिस। तो मास ऑफ एलॉय हम निकाल लें, अगर मास ऑफ एलॉय सिंपल हम क्या निकालेंगे, हमें मेजरमेंट दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब का निकाल लेंगे, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास आ जाएगा, मास आ जाएगा, परसेंटेज गिवन है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो मास ऑफ एलॉय ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना दिया हुआ है हमें, 8.17 ग्राम दिया हुआ है। ठीक, तो मास ऑफ आयरन कितना आ गया उसमें, आ गया 8.17 इंटू 54.7, इतने ग्राम आ गया। ठीक, तो हमें वॉल्यूम ऑफ एलॉय कितना दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक कितना दे रखा है हमें, 10 इंटू 20 इंटू 15, यानी कितना है 15 दूनी 30 और ये 3000 सेंटीमीटर क्यूब है। तो मास ऑफ आयरन कितना आ जाएगा, सिंपल तरीके से देखो मास ऑफ आयरन कितना आ जाएगा 8.17 इंटू 54.7 इंटू अपॉन 100 इंटू 3000, काट देते हैं तो इसे आ गया कितना 817 इंटू 3 इंटू 54.7। ठीक, ये आ गया मास इन ग्राम्स आ गया। तो मोल्स कितने आ गए, मोल्स आ गए 817 इंटू 3 इंटू 54.7 डिवाइडेड बाय 56, ये आ गए मोल्स। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए, नंबर ऑफ एटम्स आ गए इंटू एन कर दें, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो इससे जो आंसर आ गया 1.44 इंटू 10⁻26 आ गया। ठीक है, तो हम पूरा आंसर लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी तो हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरह ही से कर रहे हैं और पूरा लिखेंगे। ठीक है ना, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला कह रहा है कि NaBr इज यूज्ड टू प्रोड्यूस AgBr यूजिंग फोटोग्राफी कैन इटसेल्फ बी प्रिपेयर्ड एज फॉलोज। हमें 3 रिएक्शन दी हुई हैं, बैलेंस नहीं है। हाउ मच Fe इन kg इज एज्यूम is consumed to produce 2.5 grams of 10⁻³ of NaBr। ठीक है, तो रिएक्शन लिख लो पहले तो, Fe plus Br2 gives FeBr2 हो गया, और FeBr2 हम क्या लिखते हैं 3FeBr2 प्लस Br2 gives Fe3Br2 8। ठीक, और Fe3Br8 प्लस Na2CO3 को बैलेंस कर दें तो ये आ जाएगा कितना, यहाँ पे आ गया NaBr प्लस CO2 प्लस Fe3O4, यहाँ पे 4 कर दें, यहाँ पे 2 कर दें, यहाँ पे 8 कर दें, सॉरी यहाँ पे कितना कर दें 2 नहीं 8 आ जाएगा, यहाँ 4 करेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा, जिससे Br बैलेंस हो जाए। Br बैलेंस हो गया, कार्बन बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या कर दें 4 CO2 कर दें और यहाँ पे बस हो गया बैलेंस। ठीक, अब हमसे क्या कह रहा है कि हमसे कह रहा है कि हाउ मच आयरन इज कंज्यूम्ड। ठीक है, तो NaBr बनाना है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि x मोल्स लग रहा है आयरन के, x इसके लगे तो ये x बना होगा, ये x लगा तो ये x/3 मोल्स बना होगा, ये x/3 लगा तो ये x/3 इंटू 8 मोल्स बना होगा। x/1 से 8 बन रहा है तो इतने मोल्स बना होगा, बोलो बोलो। x से x/3, x से x बना, 1 से 1 बना, ये x से x/3 बना, और ये x/3 से 1 से 8 बन रहा है तो x/3 से 8x/3 बनेगा। तो 8x/3 मोल्स बने, दैट इज इक्वल्स टू
2.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय केजी में, तो इंटू 10⁻³ कर दे, और डिवाइडेड बाय NaBr का मोलर मास हो गया, Na हो गया 23 और ये हो गया 40, Na हो गया 23 और ये हो गया 80, तो ये हो गया 103। तो यहाँ से x को सॉल्व कर दिया तो आ गया कितना, 2.5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 103 डिवाइडेड बाय 8। तो इससे कितने ग्राम्स आ गए, ये आ गया क्या, ये आ गया हमारे पास मोल्स आ गए, ये आ गए मोल्स। तो मास कितना आ गया, मास आ गया 2.5 इंटू 3 इंटू 56 डिवाइडेड बाई 103 इंटू 8। ठीक, तो इससे जो आंसर आएगा वो आ जाएगा अपना, ये है कितना, इसे आ जाएगा पॉइंट, इसे मल्टीप्लाई कर दो यार, ये आ गया कितना, 8 सत्ते 56 कर दें, तो ये आ गया 21 इंटू 2.5 अपॉन 103। ठीक, ये आ गया 103। अब इसे डिवाइड कर दो, बस हो गया काम खत्म। तो ये आ गया कितना, इसे कर दो, ये हो गया कितना, ये हो गया 52.5 डिवाइड बाई 103, तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.50 ग्राम्स आ गया, यानी कि कितना लिख दें, 50 इंटू या 5 इंटू 10⁻⁻⁻4 kgs। ठीक, 5 इंटू 10⁻⁻4 kgs लिख दें, है ना, सही है। तो आंसर कितना लिख देंगे, 5 इंटू 10⁻⁻4 kgs लिख देंगे। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7.5 grams of gaseous hydrocarbon was exploded with 36 ml of oxygen. The volume of gases on cooling was found to be 28.5 ml, 15 ml of which was absorbed by KOH and the rest is absorbed by the alkaline pyrogalon solution. If the volumes are measured in the same temperature and condition, तो उसका हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या होगा। ये सवाल बेसिकली किसका, ये सवाल एडियोमेट्री का सवाल है। तो इसका हम लिखना शुरू करते हैं क्या इक्वेशन, कि CXHY की रिएक्शन किससे हम लोग कराते हैं, ये तो हम लोग को एकदम पता आना चाहिए कि एडियोमेट्री तो पढ़ी है ना। Y/4O2, तो इससे बन जाएगा XCO2 प्लस Y/2 H2O। ठीक, तो इसके 1 ml से इसका कितना लग रहा है, X प्लस Y/4 ml लग रहा है, तो ये X ml बन रहा है और ये Y/2 ml बन रहा है। ठीक, लेकिन ये तो लिक्विड है, तो 7.5 ml से कितना बनेगा, इसका 7.5 इंटू एक्स प्लस Y/4 लगेगा और ये 7.5x बन जाएगा। तो हमें 7.5x की वैल्यू दे रखी है कितनी, KOH ने जो एब्जॉर्ब किया वो क्या हुआ, CO2 एब्जॉर्ब की होगी, तो ये आ गया 28.5। ठीक, 7.5 से कितनी एब्जॉर्ब की, 15 ml की, सॉरी 15 ml की KOH ने एब्जॉर्ब, तो 15 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई यहाँ से। अब कह रहे रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग ऑक्सीजन कितनी है, तो रिमेनिंग ऑक्सीजन थी, ठीक है, तो हो गया 36 ml थी ऑक्सीजन की, जिसमें से x प्लस Y/4 इंटू 7.5 प्लस 15 जो थी वो हो गई कितनी, 28.5 के बराबर, जो रेस्ट वॉल्यूम बचा गैसेस का। तो ये हो गया कितना, यहाँ से देख लो, इसे हो गया कितना, x की वैल्यू 2 है तो 36 माइनस 2 प्लस Y/4 इंटू 7.5 प्लस 15 इज इक्वल टू 28.5 आ गया। तो 36 माइनस 15 माइनस 7.5 Y/4 प्लस 15 इज इक्वल टू 28.5 आ गया। यहाँ से कैंसिल हो गया और ये आ गया क्या, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 4 आ जाएगी, तो C2H4 आ जाएगा आंसर। ठीक, तो फॉर्मूला क्या आ गया, C2H4 आ गया। इन सवालों में ऐसा समझ लो कि इसकी वैल्यू x लिख दो, y लिख लो, x प्लस y का सम निकालना होगा तब भी काम हो जाएगा। सब्जेक्टिव सवाल करने का ये फायदा है ना। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल ये कह रहा है कि 10 ml ऑफ मिक्सचर ऑफ CH4 C2H4 एंड CO2 वर एक्सप्लोडेड विद द एक्सेस ऑफ एयर। आफ्टर एक्सप्लोजन देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑन कूलिंग 17 ml ऑफ and after the treatment with KOH a further reduction of 14 ml. What is the composition of the mixture? ठीक, ठीक है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर पूछ रहा है, तो हम क्या करें कि CH4 की रिएक्शन O2 से करा दें।
तो इससे H2O बन जाएगा। बैलेंस कर देते हैं रिएक्शन को। C2H4 की रिएक्शन किससे करा दें? थ्राइस O2 से करा दें, तो ट्वाइस CO2 प्लस ट्वाइस H2O बन जाएगा। और CO2 की रिएक्शन ऑक्सीजन से तो होगी नहीं फर्दर, तो इसके ए ले लिए, इसके बी ले लिए, इसके सी ले लिए। ठीक, अगर इसके ए लिए तो ये 2A लगा होगा, ये 3B लगा होगा, ये ए बना होगा, ये 2A बना होगा, ये 2B बना होगा, और ये 2B बना होगा। ठीक, हमें इक्वेशन गिवन है A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 10 ml हमें गिवन है। ठीक, और हमसे क्या कह रहा है कि 17 ml है, कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से? वाटर की वजह से। तो 2A प्लस 2B जो है वो कितने किसके बराबर है? 17 ml के बराबर है। तो A प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 8.5 के बराबर आ गई। तो ये इन दोनों से मिला के Z की वैल्यू आ गई 1.5 ml आ गई। अब कह रहा है CO2 जो है वो कितनी है? 14 ml है। CO2 आई कितनी? A प्लस 2B प्लस सी की वैल्यू 14 ml आई। तो इसे A प्लस बी लिख लो, प्लस B प्लस सी की वैल्यू, Z की वैल्यू नहीं, सी की वैल्यू है। ठीक है, तो ये कितनी आ गई? 1.5 इज इक्वल टू 14। तो B की वैल्यू आ गई 4 ml, B की वैल्यू 4 ml आ गई, तो A की वैल्यू आ गई 4.5 ml। तो तीनों का कंपोजिशन निकल आया अपना, आसानी से सवाल लग गया। ठीक, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ नाइट्रिक वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक एसिड दैट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डाइल्यूटिंग द विद वाटर 50 ml ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3। ठीक है, तो पहले क्या करो, दोनों का कंसंट्रेशन निकालो, फिर M1V1 इक्वल्स टू M2V2 कर देंगे, है ना। दोनों का कंसंट्रेशन निकालो, फिर M1V1 इक्वल्स टू M2V2 कर देंगे। तो M1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? M1 की वैल्यू हो गई 10xD/m, लगा दें सीधे, बोलो 10xD/m लगा दें। तो 10 की वैल्यू 10 हो गई, x की वैल्यू हो गई कितनी? 19, और ये हो गई 1.11 डिवाइडेड बाय m की वैल्यू कितनी हो गई? नाइट्रिक एसिड का हो गया। ठीक, और M2 की वैल्यू कितनी हो गई? 10xD/m, इसके लिए भी लगा दो। दूसरा वाला m कितना आ गया? डेंसिटी है 1.42 इंटू 10 इंटू ml, परसेंटेज वेट कितना है? 69.8 डिवाइडेड बाई 63। ठीक, अब लगा दो M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो हो गया V1 इंटू M1 की वैल्यू हो गई 10 इंटू 19 इंटू 1.11 डिवाइडेड बाई 63 इज इक्वल टू हो गया M2 हो गया 1.42 इंटू 10 इंटू 69.8 डिवाइड बाई 63 इंटू 50। 63 से 63 कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो वॉल्यूम की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 1.42 इंटू 69.8 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 19 इंटू 1.11। ठीक, सब नंबर्स को सॉल्व कर दो, तो इससे जो आंसर आ जाएगा 234.98 ml आ जाएगा, यानी कि इसे हम क्या लिख सकते हैं? 235 ml लिख सकते हैं। ठीक, कैलकुलेशन बस करनी थी और आखिरी में मल्टीप्लाई करके करना था, लेकिन ये फॉर्मूला ध्यान रखना है ना। मोलैरिटी मतलब परसेंटेज बाई वेट से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं 10xD/m से। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि 1 ग्राम sample containing NaCl, NaBr and inert material with excess of AgNO3 produces 5.526 grams of precipitate of AgCl and AgBr. By heating the precipitate in a current of chlorine, AgBr converted to AgCl and the precipitate then weighed 2.426 gram. The percentage of NaCl and NaBr in the sample is। अब क्या कर रहा है कि AgNO3 से जब रिएक्शन कराई किसकी? NaCl की, और NaBr दोनों थे, तो इससे कह रहा है कि AgCl बना और AgBr बना, जो फर्दर क्लोरीन से रिएक्शन करके AgCl बन गया टोटल, और इसका मास दे रखा है 0.426 ग्राम। ठीक है, सवाल जो दे रखा है उसे बना लेते हैं पहले। ठीक, और जो ऊपर मास दे रखा है हमें दोनों का मिला के वो दे रखा है 0.526 ग्राम्स। ठीक, समझ में आई बात इतनी? अब 1 ग्राम सैंपल है और उसमें इनर्ट मटेरियल भी है। ठीक, तो लिख लेते हैं लेट द मास ऑफ AgBr इज x इन द प्रेसिपिटेट, है ना,
x ग्राम से, तो मास ऑफ AgCl कितना आ जाएगा 0.526 माइनस x ग्राम्स। ठीक, अब तो 0.526 माइनस x डिवाइडेड बाई 143.5 प्लस x अपॉन AgBr हो गया 188 इज इक्वल टू 0.426, क्योंकि हमने क्या किया POAC लगा दी, कंजर्व करा दिया मास, और ये हो गया 143.5। तो यहाँ से x को सॉल्व कर देना भैया, बड़ी गंदी कैलकुलेशन है, थोड़ा मेरे को माफ कर देना इसके लिए, लेकिन इसकी कैलकुलेशन करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.422 ग्राम्स आ जाएगी। ठीक, तो मास ऑफ AgCl कितना आ जाएगा, मास ऑफ AgCl आ जाएगा 0.526 माइनस 0.422 यानी 0.104 ग्राम्स। तो मास ऑफ NaCl कितना आ जाएगा, जो भी Cl आया होगा वो Na से आया होगा, तो मास ऑफ NaCl कितना आ जाएगा 0.104 डिवाइडेड बाय 143.5, ये मोल्स आ गया, इनटू इसका मोलर मास आ गया 58.5 यानी कि 0.42 पर ग्राम्स। और मास ऑफ NaBr कितना आ जाएगा, यहाँ से कैलकुलेशन है यार बहुत गंदी है मैं जानता हूँ, इसके लिए तुम मेरे को डांट सकते हो नहीं, लेकिन करनी तो पड़ती है क्योंकि IIT वाले भी तो पूछ ही लेते हैं, वो कौन से बहुत भले आदमी है। तो परसेंटेज कितना आ गया, ये परसेंटेज आ गया 4.2 और इसका आ गया 23.12%। ठीक, डायरेक्टली निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या कर रहा है, 10 ml ऑफ H2O2 solution when reacted with Ki produces 0.5 grams of iodine, percentage purity of H2O2 solution बताना है। तो मिली इक्विवेलेंट्स हमें क्या निकालना है, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O2 will be equals to मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ I2। ठीक, तो ये हो गया 10 इंटू 10⁻³ ml है, इंटू नॉर्मेलिटी ले ले, परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है और इसे अच्छा ग्राम में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया, ऐसा कर लो तुम अगर कंफ्यूजन में आ रहे हो तो नॉर्मेलिटी लिख लो, इज इक्वल टू 0.5 ग्राम अपॉन 254 Ki का मोलर मास। ठीक, इनटू डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻³ तो यहाँ से नॉर्मेलिटी की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 500। यहाँ से नॉर्मेलिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से नॉर्मेलिटी की वैल्यू आ जाएगी 500 डिवाइडेड बाय 1270 यानी कि 0.3937। ठीक, नॉर्मेलिटी परसेंटेज प्योरिटी बतानी है। ठीक, तो अगर हम परसेंटेज बाई वॉल्यूम निकालना चाहें या फिर हम वेट निकालना चाहें, हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालनी हो, मैं सब निकाल दे रहा हूँ तुम्हारे लिए, वॉल्यूम स्ट्रेंथ अगर निकालनी हो तो कैसे आ जाएगी, नॉर्मेलिटी इंटू 5.6, तो इसे 0.4 ही मान लो, और लगभग लगभग यार क्या इतना झंझट करना, तो ये आ जाएगा 2.2 के लगभग। ठीक, और अगर हमें इसे W निकालना हो तो W इक्वल टू क्या निकाल दें, EnV/1000, क्योंकि हमें परसेंटेज स्ट्रेंथ से बताया नहीं क्या निकालना है। तो E कितना हो गया, E हो गया 34/2 इंटू NV की वैल्यू हो गई 0.3937 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 1000, तो यह आ गया 0.0669। तो परसेंटेज बाई वॉल्यूम कितना हो गया, परसेंटेज बाई वॉल्यूम कितना हो गया, परसेंटेज बाई वॉल्यूम कितना हो गया, परसेंटेज बाई वॉल्यूम हो गया 0669 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100 यानी कि 6.669% हो गया। ठीक, अगला सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है द इलेक्ट्रोलाइट इन अ लेड स्टोरेज बैटरी इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, दिस एसिड मस्ट हैव concentration between 4.8 molar and 5.3 molar. If the battery is said to be most effective, a 5-liter sample of particular as battery acid requires 46.4 ml of 0.0. Does the concentration of battery acid fall within the range of most effective operating? ठीक है, तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH कर दें। देखो ये अलग तरह का सवाल है, न्यूमेरिकल इंटीजर नहीं है लेकिन अलग तरह का सवाल है, तुम्हें इसे यस या नो में आंसर करना था। ठीक है, वैरायटी मैं सारी करवा रहा हूं जिससे तुम्हें प्रैक्टिस हो जाए, और तुम्हारे लिए एक और अनाउंसमेंट भी करेंगे, अभी आखिरी तक कनेक्टेड रहना। फाइव इंटू 2 इंटू एम आ गया, तो एम की वैल्यू जो आ गई
वो आ गई 4.6 इंटू 0.0875, इससे आ गई 4.06 मोलर। तो इसमें रेंज में फाइल कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा, वो इससे कम आ गया ना 4.8 और 5.3 से, तो इसमें रेंज में फॉल नहीं कर रहा। ठीक, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि 0.5 ग्राम, 0.5 gram containing MnO2 is treated with HCl liberating Cl2. The Cl2 is passed in a solution of Ki and 300 ml of 0.1 molar Na2H2O3 are required for titration of iodine. ये प्योर आइडोमेट्रिक का सवाल है, आसानी से कर सकते हो। तो हम इसे क्या लिखेंगे? मिली इक्विवेलेंस ऑफ Na2H2O3 is equals to मिली इक्विवेलेंस ऑफ I2 is equals to मिली इक्विवेलेंस ऑफ Cl2 is equals to मिली इक्विवेलेंस ऑफ MnO2। तो I2 के कितने लगे? 30 इंटू Na2H2O3 कितने लगे? 0.1, इसका एन फैक्टर F1 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ MnO2। ठीक, तो ये हो गए 3 इज इक्वल टू हो गया मिली इक्विवेलेंस ऑफ MnO2। तो W इक्वल टू क्या आ गया? EnV/1000। ये हो गया 87/4 इंटू NV की वैल्यू हो गई 3 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक, क्योंकि इसके लिए MnO2 के लिए एन फैक्टर कितना है? MnO2 का फैक्टर है कितना? 4 का। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.060525 ग्राम्स। तो परसेंटेज प्योरिटी कितनी आ गई? 0.06525 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 0.5, इससे आ गई 13.05% आ गया। ठीक, सिंपल आइडोमेट्रिक का सवाल था, आसानी से लग जाना चाहिए था, बस तुम्हें ये इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए। और एक और टाइट्रेशन का क्वेश्चन अपने पास है, लास्ट क्वेश्चन करा है 0.5 grams of K2Cr27 and KMnO4 were treated with excess of Ki solution. Iodine liberated requires thiosulfate solution. Find the percent amount of each। ठीक है, तो हमने मान लिया लेट 0.5 ग्राम मिक्सचर है, लेट K2Cr27 कितना हमारे पास? K2Cr27 मान लो 1 ग्राम है। ठीक, और इसके लिए एन फैक्टर कितना है? 6 है। और KMnO4 को मान लो कितना? 0.5 माइनस है, और इसके लिए एन फैक्टर कितना है? 5 है। तो मिली इक्विवेलेंस ऑफ Na2H2O3 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूशन मिक्सचर। सही है, आयोडीन को तो छोड़ ही दो, चिंता ही मत करो आयोडीन की। तो इसके कितने लगे? 100 इंटू 0.15 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.5 माइनस ए डिवाइडेड बाय 158/5 इंटू 1000। ये आ गई N1V1, इसका आ गया प्लस A अपॉन K2Cr27 का मोलर मास आ गया 294 इंटू 1000। ठीक, तो यहाँ से A को सॉल्व कर दो, यहाँ से A को सॉल्व कर दोगे भाई, एलसीएम लेके A को सॉल्व कर दोगे और 294/6 और होगा। ठीक है ना, यहाँ से A को सॉल्व करोगे तो A की वैल्यू जो आ जाएगी वो 0.0732 आ जाएगी, 0703 आ जाएगी। तो परसेंटेज ऑफ K2Cr27 कितना आ जाएगा? 0.0732 इंटू 100 अपॉन 0.5 यानी कि 14.64%। तो परसेंटेज ऑफ KMnO4 कितना आ गया? KMnO4 आ गया 100 माइनस 14.64 यानी कि आ गया 85.36%। ठीक, ये हम लोगों ने सवाल कर लिए, 50 सवाल कर लिए हैं। और तुम्हारे लिए एक जरूरी सूचना ये है कि इन 50 सवालों के अलावा हम लोग PYQ का एक 20 क्वेश्चन का सेट लेके आएंगे 2020 से लेके 2024 तक के क्वेश्चंस का, जिसमें तुम्हारे थोड़े से क्वेश्चंस और कवर हो जाएंगे। तो हर चैप्टर के साथ क्या होगा, एक 50 क्वेश्चन का सेट आएगा और एक 20 क्वेश्चन का अलग से सेट आएगा। मैंने कहा था ना तुम्हारे लिए और भी कुछ है, हर बार देता रहूंगा तुम्हें कुछ ना कुछ, लेकिन उसके लिए लास्ट तक जिसने वीडियो देखा वही सुन पाएगा इस बात को। तो हम लोग 1.5 घंटे में लगभग 50 क्वेश्चन किए। कई क्वेश्चन काफी सरल थे, लेकिन कई क्वेश्चन इंटीजर वाले क्वेश्चन में मेरे स्पेशली रिक्वेस्ट है कि इंटीजर वाले क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करना, क्योंकि उनमें तुम्हें कठिनाई आएगी, उनका लेवल बहुत अच्छा है सवालों का, तो उन्हें करके देखना। ठीक है, चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो और खूब सारी पढ़ाई करते रहो, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। हम लोगों ने सीरीज शुरू कर दी, अब खत्म करके ही दम लेंगे। ठीक है ना, चलो बाय बाय।